जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह गुजर आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के स्पेशल टारगेट सीरीज, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए विशेष तौर से आपके लिए बनाई गई है। इसमें एसएससी जीडी के लिए हम जीके और जीएस के जो है कंप्लीट रिवीजन, जिसमें सीए यानी कि हमारा करंट अफेयर्स भी इसी में शामिल होगा। साथ ही साथ हम इन सभी का एक संपूर्ण रिवीजन, बड़ा महत्वपूर्ण रिवीजन आपके लिए होने वाला है। इस बड़े ही महत्वपूर्ण रिवीजन के अंदर हम लास्ट में जैसे ही हम 200 से 250 प्रश्न हमारे पूरे करेंगे, उसके बाद में हम एक बड़े मिसलिनियस बिंदु को हर रोज सल्टाते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने खिलजी वंश को सल्टा दिया था, अब आज की क्लास में हम तुगलक वंश को पूरा उड़ा देंगे भाई साहब। फिर हम लोधी वंश, सैयद वंश को, फिर लोधी वंश को। कल दिल्ली सल्तनत आपका पूरा हो जाएगा, और कल दिल्ली सल्तनत पूरा के साथ साथ फिर हम मुगल वंश के बारे में बात करेंगे। कम लगभग 2 या 3 दिन, 2 दिन में मुगल वंश को सल्टा देंगे हम। ठीक है, 2 दिन में मुगल वंश को खत्म करेंगे। उसके बाद में फिर हम पहुंच जाएंगे किसके बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद में पॉलिटी के अंदर आ जाएंगे, पहला भाग उठा लेंगे, मौलिक अधिकार उठा लेंगे, ऐसे उठा करके सभी को एकदम सल्टा देंगे, है ना। तो फिर शुरू करते हैं। एक बार उससे पहले सभी सेशन को शेयर कर दें, और लाइक नहीं किया तो भाई साहब लाइक वाले बटन को जल्दी से दबा दें, है ना, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हमें भी थोड़ा सा आत्मविश्वास जगे कि हम बेहतरीन कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का बड़ा शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और देखिएगा इस प्रश्न का आंसर देने की आप कोशिश करना। बड़ा ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। देखिए शानदार प्रश्न क्या है। लाल क्रांति का जनक कहते हैं, यानी कि रेड रेवोल्यूशन का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? तो लाल क्रांति का जनक जो है ये कहा जाता है किसे? विशाल तिवारी को। किसे कहते हैं? विशाल तिवारी को लाल क्रांति का जनक कहा जाता है। एक आदमी का नाम और याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन लिखा हुआ है, जिसे आप श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं उसका नाम होगा वर्गीज कुरियन। और एमएस स्वामीनाथन जो आपको दिखाई दे रहे हैं भाई साहब, बड़ा फेमस प्रश्न बनेगा यहां से। हरित क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला कौन था? तो हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला था डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। लेकिन किसमें? हमारे इंडिया में शुरुआत करने वाला, इंडिया के अंदर। किसमें? इंडिया की बात कर रहा हूं भाई साहब मैं, है ना। इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत करने वाला जो है इस क्रांति की कौन था? एमएस स्वामीनाथन था। लेकिन अगर वर्ल्ड के बिहाफ पर बात करें, विश्व के अंदर बात कर ले, तो उसका नाम होगा नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या होगा? नॉर्मन बोरलॉग जो है, उनके द्वारा हरित क्रांति की विश्व में शुरुआत की गई थी। और भारत में स्वामीनाथन। अब भारत में शुरुआत कब हुई? 1966-67 के अंदर जो है हरित क्रांति की भारत में शुरुआत होती है, और ये शुरुआत जो है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के द्वारा की जाती है। इसके बाद में चलते हैं, और गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में रेड क्रांति जो है, लाल क्रांति जो है, ये टमाटर उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्न पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, है ना। ये प्रश्न जो है ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। देखिएगा, प्रसिद्ध नौचंदी मेला कहाँ पे मनाया जाता है? प्रसिद्ध नौचंदी मेला जो है कहाँ पे मनाया जाता है, या किस राज्य से संबंधित है, ये कहाँ पे लगता है ये मेला? आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है। तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे लगता है? उत्तर प्रदेश। उम्मीदों का प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर ये मेला लगता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम जानते हैं कि सीएम भाई साहब कौन है? बाबा है योगी। कौन है? योगी बाबा है सीएम यहाँ के, यानी कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी है। उसके बाद में आप उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नौटंकी लोक नृत्य जो है ये बड़ा ही फेमस है यहाँ का, और कथक यहाँ पे बड़ा ही फेमस लोक नृत्य हैं जो कि यहाँ पे किए जाते हैं। किसमें? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद में हम बात कर लें, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे मिलेगी? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानते होंगे कि यह नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल के साथ सीमा लगाता है। और अभी प्रश्न पूछा जा रहा है वर्तमान में, अब की बार सीजीएल में भी ये प्रश्न आया है कि ये कितने, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश होगा। देखो 8 तो राज्य है और एक इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश जिसे दिल्ली, तो कुल मिलाकर 9 के साथ ये क्या बनाता है? तो 9 के साथ यह बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें 8 राज्य होंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो सकता है? 9 भी दे सकते हैं, ऑप्शन में 9 लिखा है तो 9 करेंगे और 8 लिखा है तो 8 करेंगे। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश, अगर राज्य अकेला पूछता है तो 8 होंगे और केंद्र शासित इंक्लूड करके पूछता है तो 9 होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये हमारे भारत के अंदर यहीं पे गंगा नदी जो है, सर्वाधिक लंबाई गंगा नदी की कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश जो है, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कन्नौज। कौन सी जगह है? कन्नौज। इतर नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश के ही कन्नौज के अंदर जो है आप जानते होंगे कि यहाँ पे इसमें गंगा नदी में राम गंगा नदी आकर के मिलती है, जो कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखना भाई, अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, यूएनआईडीओ के द्वारा व यूएनसीटीएडी के द्वारा। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दो। तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। यूएनडीपी के अंदर जो है, यूएनडीपी जो है यह मानव विकास की रिपोर्ट जो होती है उनको प्रकाशित करने का कार्य कौन करता है? यूएनडीपी। अब देखो यूएनडीपी की स्थापना कब होती है? 1965 के अंदर। कब होती है? 1965 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर जो है इसका यूएसए के अंदर क्या है? हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है। ये मानव विकास जो रिपोर्ट जो होती है उनको जारी करने का काम किसका है? तो यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म पूछ ले तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखना। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश के कौन से, यानी कि चारों की चारों जगह उत्तर प्रदेश में है, जैसे कि फतेहपुर सीकरी भी उत्तर प्रदेश में है, अकबर का किला भी उत्तर प्रदेश में है, आगरा का किला भी उत्तर प्रदेश में है और ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में है। चारों में से कौन सा जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल या स्थलों में शामिल नहीं है? तो नहीं पूछा, ये ध्यान रखना भाई साहब, नहीं वाले प्रश्नों में आप बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं। आप देख लेते हैं कि सीधा कौन सा शामिल है ऐसा पढ़ लेते हैं और उसमें फिर प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है, ये ध्यान रखना आप। तो अकबर का किला जो है यह विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। बाकी के तीनों जो फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल, तीनों के तीनों जो है विश्व धरोहर सूची जो यूनेस्को के द्वारा जो है धारित की जाती है। और यूनेस्को में भारत की वर्तमान में 40 हेरिटेज साइट है। विश्व धरोहर सूची में 40 भारत के स्थल है। और 40वां किसको बनाया गया है? धोलावीरा को। किसको बनाया गया भाई साहब? धोलावीरा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है धोलावीरा, पेपर में भाई साहब छपेगा ये धोलावीरा, याद रख लेना। गुजरात के अंदर है। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है धोलावीरा। ठीक है, इसके बाद में बात कर लें कि फतेहपुर सीकरी जो है यह अकबर के द्वारा बसाया गया था, डेवलप किया गया था। फतेहपुर सीकरी वाला क्षेत्र इसके अंदर ज़्यादा विकसित किया गया था इसके द्वारा। तो इसके बाद में बात कर लें, ताजमहल जो है ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा जो है ये ताजमहल जो है इसकी बात कर लें तो निर्माण करवाया गया था अपनी पत्नी मुमताज़ महल जिसे आप कहते हैं, मुमताज़ बेगम जिसे कहते हैं, उसकी याद में, अर्जुमंद बानो बेगम जिसे आप कह सकते हैं, इसी की याद में ये बनवाया गया था। यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर इसका गाइस क्या होने वाला है हमारा? अकबर का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है।
इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। एक चीज और याद रख लेना, फतेहपुर सीकरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा बुलंद दरवाजा, जो कि किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था बुलंद दरवाजा, जो कि जब अकबर 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान पर जाता है, तो उसी गुजरात अभियान के दौरान जब विजय हासिल करता है तो वहीं पर गुजरात जाते जाते समय इसने समुद्र को देखा था वहीं पे गुजरात में, और पुर्तगालियों से सबसे पहले मिला था। तो गुजरात में पहुंचने वाला यानी कि पुर्तगालियों से मिलने वाला पहला मुगल बादशाह भी कौन होगा? अकबर होगा। और समुद्र को देखने वाला भी पहला मुगल बादशाह कौन होगा? अकबर होगा। ठीक है, इसके बाद में बात कर लें कि इसी के उपलक्ष्य के अंदर 1573 के अंदर बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। कब? 1573 के अंदर जो है अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है, वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो झारसुगुड़ा में स्थित है। कहाँ पे? झारसुगुड़ा में। अब झारसुगुड़ा कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। अब झारसुगुड़ा ऑप्शन में ना हो तो आप राज्य ऑप्शन में दे दे तो फिर फंस जाएंगे। तो राज्य कहाँ पे होगा भाई साहब? उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे होगा? उड़ीसा के अंदर जो है ये जो है हवाई अड्डा होगा, उड़ीसा राज्य के अंदर होगा। अब उड़ीसा राज्य के अंदर है तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या देखने को मिलता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और इसी कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही बोला जाता है ब्लैक पैगोडा। क्या कहते हैं इसे? ब्लैक पैगोडा के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से आप इसको जानते हैं, जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसके बाद में उड़ीसा के अंदर जो है आपको जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पे है? तो उड़ीसा के अंदर है। ये भी आपको देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में चले तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। करंट अफेयर्स के प्रश्नों में से पूछा जा सकता है ये। इस्पात मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? इस्पात मंत्रालय जो है इसके वर्तमान में यानी कि स्टील मिनिस्टर जो है वर्तमान में भारत के, ये कौन है वर्तमान के अंदर प्रेजेंट में? तो इस्पात मंत्री वर्तमान में भारत में कौन है? तो ज्योतिराज सिंधिया। भाई साहब खतरनाक आदमी। सिंधियाओं के द्वारा पहले भी इनके पूर्वजों के द्वारा उलटफेर किया गया था, और अब पिछले दिनों ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर फिर उलटफेर किया था। तो बड़ा उलटफेर करने के लिए सिंधियाए जाने जाते हैं। और इस्पात मंत्रालय जो है इनके पास वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है? इस्पात मंत्रालय है। निर्मला सीतारमण की बात कर ले तो इनके पास वित्त मंत्रालय है, वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय। कौन सा है? वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय जो है ये किसके पास है? निर्मला सीतारमण के पास है। अनुराग ठाकुर जो है इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो अनुराग ठाकुर के पास जो है वर्तमान में खेल मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? खेल मंत्रालय जो है या खेल मंत्री जो है कौन है? अनुराग ठाकुर है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मनसुख मंडाविया कौन से मंत्रालय इनके पास है, यानी कि कौन सा मंत्रालय इनके पास है मनसुख मंडाविया के पास। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? राइट आंसर हमारा गाइज होने वाला है ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है भाई साहब, एक नंबर का प्रश्न। मैं कहूँ ना कि ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो है आपके पेपर में टपकेंगे भाई साहब। सीधे से प्रश्न आएंगे, एकदम डायरेक्ट प्रश्न ऐसा पूछने को मिलेगा। देखिएगा कोई सा भी इसमें से चारों के चारों अलग अलग ऑप्शन जो है, ये चारों के चारों ऑप्शंस बड़े ही ज्यादा आपको जो है यहाँ से प्रश्न बना कर देंगे। अब देखना कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ईरान में है? तो कौन सा बंदरगाह ईरान में है? तो आप अच्छे से जानते हैं चाहबार बंदरगाह जो है, ये चाहबार बंदरगाह कहाँ पे है? ईरान के अंदर है। चाहबार पोर्ट कहाँ पे होगा? ईरान में हो गया। अब चटगांव बंदरगाह पूछ ले तो चटगांव बंदरगाह जो है ये बांग्लादेश में है। कहाँ पे है? बांग्लादेश में। ये याद रखना, बड़ा फेमस प्रश्न है ये। ग्वादर बंदरगाह ये नालायक देश के अंदर है, और नालायक तो आप जानते हैं कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान है नालायक देश, हरामखोर देश है पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद में सितवे बंदरगाह, बड़ा फेमस, यहाँ से प्रश्न बनेगा भाई साहब। मैं कलर चेंज करके आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग से बताता हूँ, देखना इसके बारे में। ये हो गया अपने पास सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह जो है ये म्यांमार के अंदर है। कहाँ पे है? म्यांमार देश के अंदर है।
और इसी सितवे बंदरगाह का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये भाई साहब इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा जो है इस बंदरगाह का क्या किया गया है? तो इस बंदरगाह का जो है इंडिया के द्वारा निर्माण किया गया है, इसको विकास किया गया है, इसका डेवलपमेंट किया गया है। अभी भारत क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत भाई साहब अपने नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्यों के साथ जो है कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस बंदरगाह का जो है विकास कर रहा है। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत आता है ये? कालादान प्रोजेक्ट के तहत। कौन से? कालादान प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, आप इसे ये याद रख सकते हैं कि भाई साहब इस प्रश्न के अंदर हमारे सर ने हमें काले पेन से समझाया था, तो ये याद रख लेना। कालादान प्रोजेक्ट किस देश के साथ डील हुआ है भारत का? म्यांमार के साथ, और सितवे बंदरगाह इसके अंतर्गत शामिल होगा। ठीक है, तो कालादान नदी का नाम है भाई साहब, ये कहाँ पे बहती है? ये म्यांमार के अंदर बहती है कालादान नदी। तो इस कालादान प्रोजेक्ट के तहत भारत कोलकाता से लेकर सितवे बंदरगाह तक 539 किलोमीटर पानी वाला मार्ग बनाया है। और उसके बाद में कालादान नदी से, और नदी से होते हुए और फिर उसके बाद में एक हाईवे बनाकर मिजोरम से कनेक्टिविटी बना दी है। अगर मान लो पुराने मान लीजिए कारणवश अगर चाइना और इंडिया का युद्ध हो जाता है, धोए तो गए हम उसे, लेकिन मान लो थोड़ा बहुत कंडीशन ये बन जाए कि अपना जो ये सिक्किम के पास जो बिल्कुल पतला सा एरिया, जिसे चिकन नेक कहते हैं आप, उसी चिकन नेक के कारण जो है हमें जाने में समस्या हो सकती है नॉर्थ ईस्ट में, इसीलिए इस रास्ते को नया खोज बनाया है इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है? इराक की राजधानी है बगदाद, और यह बगदाद जो राजधानी है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो आप अच्छे से जानते होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा टिग्रिस। कौन सी नदी के किनारे है? टिग्रिस नदी जो है इसके किनारे जो है ईरान की राजधानी बगदाद जो है ये स्थित है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। भारत G20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष करेगा? अभी अगर हम 2022 की बात कर लें तो 2022 की जो G20 की जो मीटिंग हुई है ये कहाँ पे हुई है भाई साहब? इंडोनेशिया में। कहाँ पे हुई है? इंडोनेशिया के अंदर जो है ये मीटिंग हुई है। और अगर बात कर ले 2000 इससे अगली मीटिंग 2023 के अंदर, तो 2023 में हमारे इंडिया के अंदर होगी। कहाँ पे होगी? हमारे प्यारे भारत में जो है इस मीटिंग का जो है G20 की मीटिंग को जो है अध्यक्षता करेगा। सितंबर 2023 में लगभग ये मीटिंग होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। देखो भाई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? यानी कि जो है आप जान डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1 के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 के द्वारा, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5 के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 के तहत जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है ये जो है सतत विकास लक्ष्य से संबंधित होगी। राइट आंसर इसका हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ीसा राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया। उड़ीसा हाई कोर्ट किस सीट पर स्थित है? यानी कि उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है ये कहां पर स्थित है? कटक में है, भुवनेश्वर में है, राउरकेला में है, या पुरी में है? तो राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा के अंदर जो कटक है, इसी कटक के अंदर क्या है? उड़ीसा का हाई कोर्ट है। और उड़ीसा राज्य के कटक में ही है चावल अनुसंधान केंद्र। क्या है? चावल संस्थान जो है या चावल शोध संस्थान जो है ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा के अंदर कटक के अंदर स्थित है। इसी के बाद में आप उड़ीसा के बारे में बात कर ले। उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है भाई साहब? नवीन पटनायक। उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो गवर्नर का नाम होगा गणेशी लाल। ये वर्तमान में उड़ीसा के गवर्नर है। उड़ीसा के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा क्या? तो उड़ीसा में ही आपको देखने को मिलेगा व्हीलर द्वीप। इसी व्हीलर द्वीप का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या कलाम द्वीप। और उड़ीसा में ही आपको देखने को मिलेगा
क्या, तो उड़ीसा के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, चांदीपुर हथियार संग्रहालय। क्या देखने को मिलेगा, चांदीपुर रेंज हथियार संग्रहालय देखने को मिलेगा, जो कि भारत का सबसे पहला हथियार संग्रहालय जो था वो चांदीपुर रेंज था। उसके बाद में उड़ीसा जो है, इसी उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा के तटीय भाग को उत्कल कहते हैं। ये उड़ीसा का पुराना नाम भी क्या है होगा, तो उत्कल होगा उड़ीसा का पुराना नाम भी। उसके बाद में उड़ीसा के अंदर पाराद्वीप बंदरगाह यानी कि पाराद्वीप पोर्ट है, जहां से भारत सबसे ज़्यादा लोहा किसको भेज देता है, तो सबसे ज़्यादा लोहा जो है भारत जापान को निर्यात करता है, भेजता है इसी उड़ीसा से। ठीक है, इसके अंदर महानदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, महानदी यहाँ की इंपॉर्टेंट नदी होगी, जिसके ऊपर बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध बना हुआ है। 26 किलोमीटर यह बांध लंबा है, जो कि भारत का सबसे लंबा या बड़ा बांध है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इस प्रश्न का हमारा उड़ीसा का हाई कोर्ट कटक के अंदर है। सबसे लंबा बांध पूछ लिया जाए या सबसे बड़ा बांध पूछ ले तो हीराकुंड हो गया, लेकिन सबसे ऊंचा बांध पूछ ले भारत में तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा, टिहरी बांध होगा, जो भागीरथी नदी के ऊपर है। मैंने पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में, तो आप जाकर देख ले उन वीडियो को भी, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो भी देख ले, है ना भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, वडोदरा किस नदी के किनारे स्थित है। वडोदरा शहर जो है ये गुजरात में है भाई साहब। कहाँ पे है, गुजरात राज्य के अंदर जो है ये शहर आपको देखने को मिलेगा। अब गुजरात के अंदर है वडोदरा शहर, और गुजरात में कौन सी नदी के किनारे है, तो विश्वामित्री जो नदी है, विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है। छोटी सी नदी है, एक लुप्त प्राय नदी कह सकते हैं आप इसे, छोटी सी नदी मतलब नाले की तरह बहती है, और उसी नदी के किनारे जो है वडोदरा शहर स्थित है। अब गुजरात राज्य जो है, इसी गुजरात राज्य की अगर राजधानी पूछ ली जाए तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है, गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी है। कैपिटल पूछी जाती है भाई साहब, इसीलिए बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं सोचे कि जिसको कैपिटल यानी कि राजधानियां याद है तो वो ऐसे सोच ले कि भाई साहब क्या करवा रहा है ये। ठीक है, तो भाई साहब जिसको नहीं याद है उसके लिए है, आपको तो याद है, आपका रिवीजन हो रहा है ना, तो थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और सीएम पूछ ले आपसे तो सीएम कौन होंगे यहाँ पे, विजय। अभी तो बने हैं नए, कमेंट बॉक्स में आप ही छापो इसके नए वर्तमान में सीएम कौन बने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वर्तमान में जो है यहाँ पे सीएम कौन बने हैं गुजरात के, ये आपको बताना है। बीजेपी ने सरकार बनाई है अभी यहाँ पे, बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी सरकार बनाई है यहाँ पे। उसके बाद में गुजरात में आपको नल सरोवर झील देखने को मिलेगी। कहाँ पे, गुजरात में। ठोल झील देखने को मिलेगी गुजरात में। खिजाड़िया झील देखने को मिलेगी आपको। कौन सी, खिजाड़िया झील आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, गुजरात में। और गुजरात में ही आपको सुदर्शन झील भी देखने को मिलेगी। कौन सी, सुदर्शन झील जो है वो भी कहाँ पे है, गुजरात में है। और इसी सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है इस झील का निर्माण करवाया गया था। और यही चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसी के द्वारा बसाया गया था कौन सा वंश, मौर्य वंश जो है किसने बसाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बसाया गया था। और इसी झील की बात कर ले तो ये गिरनार पर्वत के ऊपर स्थित है। कौन से पर्वत पर स्थित है ये झील, गुजरात के अंदर जो है, आप जानते होंगे कि गुजरात के अंदर जो है गिरनार पर्वत जो है, इसी गिरनार पर्वत के ऊपर जो है सुदर्शन झील स्थित है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चक्रपालित से कहकर बनवाई थी। ठीक है, इसी सुदर्शन झील का निर्माण रुद्रदामन के द्वारा भी करवाया गया था, सुदर्शन झील का निर्माण। उसके बाद में गुजरात के अंदर जो है आपको एक जगह एक स्टेडियम देखने को मिलेगा, जिसे आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जो है आप इसे जानते हैं। गुजरात के अंदर है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछ ले आपसे तो कौन सा होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है यह पहले पुराना नाम क्या था, तो इसका मोढेरा स्टेडियम पुराना नाम था। गुजरात के अहमदाबाद के अंदर ये स्थित है। और इसी के साथ साथ आप गुजरात में एक चीज़ और जान लें कि गुजरात जो है, इसी गुजरात के अंदर आपको जो सूरत शहर है, ये सूरत शहर कौन सी नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और गुजरात के सूरत में ही भारत का सबसे पहला
मेट्रो स्टेशन, भारत का सबसे पहला मेट्रो स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है? गुजरात के सूरत में बनाया गया है। और गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है भरूच। यह भरूच शहर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? गुजरात का भरूच शहर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश से निकल करके ये नदी आती है। उसके बाद में गुजरात के अंदर ही आपको भारत का सबसे जो है पश्चिमी बिंदु देखने को मिलेगा, जिस बिंदु का नाम क्या है? गोरमोता। और ये गोरमोता जो है ये सरक्रीक के अंदर है। कहाँ पे है? सरक्रीक के अंदर, गुजरात के अंदर ये स्थित है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी आंसर। और एक चीज और याद रख लेना, गुजरात में ही आपको देखने को मिलेगा क्या? तो गुजरात के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा एक और जगह जिसे आप अच्छे से जानते होंगे गुजरात के अंदर। तो गुजरात में गरबा लोक नृत्य, एक नृत्य है जिसका बड़ा फेमस है। गरबा नृत्य जो है ये कौन से राज्य से संबंधित हो गया? गुजरात राज्य से संबंधित हो गया। और गुजरात से ही शुरुआत होती है अरावली पहाड़ी की। किसकी शुरुआत होती है? अरावली की पहाड़ी की शुरुआत अगर बात कर ले तो गुजरात में एक जगह है पालनपुर। इसी पालनपुर से शुरू होकर के और यह जाती है रायसीना पहाड़ी तक। और ये रायसीना कहाँ पे है भाई साहब? तो ये रायसीना जो है ये दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर जो है पहाड़ी जो है रायसीना की पहाड़ी है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो गुजरात के पालनपुर से रायसीना पहाड़ी तक अरावली का विस्तार है, जो कि गुजरात के पालनपुर से लेकर के रायसीना तक है। ठीक है, इतना आप अच्छे से जानते होंगे। और गुजरात ही भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो वो गुजरात हो जाएगा, सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला। लगभग 1214 पॉइंट कुछ किलोमीटर जो है ये सीमा, 1214 किलोमीटर आप मान सकते हैं, यह सीमा बनाता है गुजरात, जो कि सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। गुजरात में ही आपको देखने को मिलेगा, गुजरात के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? कांडला बंदरगाह। कांडला अगर पोर्ट की बात कर ले तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में है, जो कि भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा पोर्ट है? एक टाइडल पोर्ट भारत का एकमात्र कौन सा है? ज्वारीय बंदरगाह कांडला है, जिसका वर्तमान नाम क्या है? दीन दयाल उपाध्याय जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो कौन से बंदरगाह का वर्तमान में नया नाम है? कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम है। अगर गाइज इतनी अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ रही तो कृपया एक बार लाइक करें क्लास को और शेयर करें अपने साथियों में, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो कम से कम ये काम तो आप करते जाओ साथ साथ, ये तो आपका काम बनता है। और देखते हैं भाई साहब, बड़ा शानदार प्रश्न आ चुका आपकी स्क्रीन पर। विझिंजम पोर्ट कौन से राज्य में स्थित है? विझिंजम पोर्ट जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो केरल राज्य में। जो भी आप पढ़ना चाहें इसे, केरल राज्य के अंदर स्थित है। विझिंजम पोर्ट जो है ये केरल राज्य में होगा। अब केरल के बारे में बात करेंगे भाई साहब, बड़े तरीके से केरल के बारे में अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। केरल की राजधानी आपसे पूछ ली जाए तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी होगी। केरल के वर्तमान में सीएम पूछ ले आपसे तो पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन यहाँ पे सीएम हो गए। और केरल के वर्तमान में अगर गवर्नर पूछ लें आपसे तो गवर्नर का नाम होगा आरिफ मोहम्मद खान। कौन हो गए? आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ पे क्या हो गए? राज्यपाल हो गए। अब केरल के अंदर आपको देखने को मिलता है क्या? यहाँ पे एक नृत्य होता है जिसे आप कहते हैं कथकली। कथकली नृत्य कहाँ से संबंधित है भाई साहब? केरल से। एक और है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये केरल राज्य के हैं। साथ ही साथ आप केरल में एक झील का नाम सुने होंगे, बेम्बनाद झील। और एक यहाँ पे आप सुने होंगे अष्टमुडी झील। एक आप यहाँ पे सुने होंगे सस्थमकोटा झील। सस्थमकोटा झील, ये सारी की सारी झीलें कहाँ पे है? केरल राज्य के अंदर स्थित हैं। केरल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा क्या? तो केरल में ही जो बेम्बनाद झील है, इसी बेम्बनाद झील की बात कर लें तो यह 96 किलोमीटर लंबी है, जो कि भारत की सबसे
लंबी झील आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी होगी? सबसे लंबी झील भारत की वेम्बनाड झील होगी। इसी झील में नावों की रेस करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? नावों की रेस होती है। और उसी नावों की रेस में जो जीतता है तो जीतने वाले को नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? नेहरू जो ट्रॉफी है वो जीतने वाली टीम को दी जाती है, जो कि वेम्बनाड झील में होने वाली ट्रॉफी है। इसके बाद में हम बात कर लें कि इसी के ऊपर यहीं पे इसी झील में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगडन द्वीप। ये वेलिंगडन द्वीप भी कहाँ पे है? तो केरल राज्य में संबंधित होगा। इसके बाद में आप केरल से संबंधित जानकारियों के बारे में बात करते होंगे तो केरल जो राज्य सरकार है, इसी केरल की बात कर लें तो भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी यह है। सर्वाधिक भारत में लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो भी कौन सा है? तो वो भी केरल हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक, आप अच्छे से जानते हैं कि भारत के अंदर जो है पढ़े लिखों के अंदर मामले में कौन होता है? तो केरल जो है सबसे टॉप पे है। और यहीं पे अगर बात कर ले केरल के अंदर, तो केरल के अंदर ही जो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पे जो राज्यपाल है उनके द्वारा शुरुआत की गई थी वन स्कूल वन IAS। आप भारत की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया का नाम जानते होंगे, IAS यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। IAS की भर्ती परीक्षाएं जो कि अभी अपने मार्च के महीने के अंदर जो है लगभग मार्च जून के अंदर इसका हमेशा एग्जाम होता है। तो वो एग्जाम मई जून के अंदर होता है। मई जून में ही वो एग्जाम अब की बार भी है। तो IAS की जो पोस्ट है उसमें यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान ने ये घोषणा कर दी है कि भाई साहब कम से कम एक स्कूल से एक IAS तो बनना चाहिए केरल में। ठीक है, तो ऐसी घोषणा करने वाला राज्य भी कौन सा है? तो केरल राज्य हो जाएगा। चलिए चलते हैं, एक चीज और देख लेना, इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ी कहाँ पे? तो ये केरल में है। और साथ साथ एक पहाड़ी का नाम और याद रख ले, अन्नाईमुडी की पहाड़ी। अन्नाईमुडी पर्वत चोटी जो कि 2695 मीटर जिसकी हाइट है, भारत में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नाईमुडी की बात कर ले तो अन्नाईमुडी की जो पहाड़ी है यह हमारे भारत के अंदर पूरे पश्चिमी घाट का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसी पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ियों की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुडी पर्वत चोटी है। इसके साथ साथ ही आप केरल में एक चीज और जानते होंगे कि केरल के अंदर आपको मालाबार का तट देखने को मिलता है। कौन सा तट देखने को मिलता है? मालाबार का जो तट है आपको केरल में देखने को मिलता है। और इसी मालाबार के तटीय भाग की बात कर ले तो यहीं पर भारत में सबसे पहले जो बरसात होती है, भारत में सबसे पहले जो बरसात होती है या वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? मालाबार के तटीय भाग पर होती है। और यही मालाबार का जो तटीय भाग है, यही मालाबार का तटीय भाग आप अच्छे से जानते हैं, मंगलोर बंदरगाह से लेकर और कन्याकुमारी तक का तटीय भाग होता है मालाबार का तटीय भाग, जो कि मुख्य रूप से केरल के अंदर फैला हुआ है। चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2031 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? की गई है मतलब गई नहीं है, अभी तो होगी भाई साहब। 2031 में की जाएगी ऐसे लिख देते हैं, किसके द्वारा की जाएगी। तो कौन सा जो है इसकी मेजबानी करेगा? तो 2031 में जो होगा ICC अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप जो होगा एक दिवसीय, इसकी बात कर ले वनडे वाला, तो इसकी बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश के द्वारा जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के अंदर होगा। बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है जो कि भारत के साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो देश है वो भी कौन सा है? तो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश त्रिपुरा जो है, इसी त्रिपुरा को 3 तरफ से घेर रखा है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से घेर रखा है बांग्लादेश ने, जो कि बांग्लादेश को घेरे हुए है। साथ ही साथ आप बांग्लादेश से एक चीज और भी जानते होंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु समझौता हुआ है, जो कि मैत्री सेतु जो है मैत्री नदी के ऊपर से एक पुल बनाया गया है उसके लिए हुआ है। त्रिपुरा के अंदर ये बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
देखिए भाई अगला प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नॉट जस्ट एंड अकाउंटेंट पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? विनोद रॉय। कौन होंगे? विनोद रॉय की यह पुस्तक है, तो याद रखना विनोद रॉय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखना। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना शुरू की है? जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आंध्र प्रदेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के एकमात्र भारत का ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश ही है जिसकी कितनी राजधानियां हैं? 3 राजधानियां। कितनी राजधानियां हैं भाई साहब? 3 राजधानियां हैं हमारे आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं? एक आप जानते हैं अमरावती। कौन सी है? अमरावती। एक आप जानते हैं विशाखापट्टनम। कौन सी हो जाएगी? विशाखापट्टनम। एक आप जानते हैं कुरनूल। कौन सी हो जाएगी? कुरनूल जो है ये हो जाएगी। ये 3 एकमात्र राज्य है भारत का जिसकी 3 राजधानियां, 3 कैपिटल है, वो आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश जो है, इसी आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश में ही एक नदी जिसे आप गोदावरी के नाम से जानते हैं, यह गोदावरी नदी 2 धाराओं में, एक धारा का नाम हो जाता है गोमती, एक धारा का नाम हो जाता है वशिष्ठ। इन्हीं धाराओं के रूप में और बंगाल खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। उसी के बाद आप आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और एक झील और है जिसका नाम है पुलिकट। अब इस पुलिकट की बात कर लें तो ये आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु दोनों राज्यों के अंदर स्थित है, दोनों की बाउंड्री के ऊपर है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो फिर आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, लेकिन एक आंसर में है, ऑप्शन में है आंसर, तो आप अच्छे से कर ही सकते हैं इसे। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगी नल्लामाला की पहाड़ी, यहीं पे आपको देखने को मिलेगी वेनकोंडा की पहाड़ी, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी पेनकोंडा पहाड़ी। तो ये सारी पहाड़ियां कहां पे होंगी? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर होंगे। ठीक है, फिर चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, और देखिए अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की जो है शुरुआत की है? कौन सी राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ जो कि 2001 में राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर के, और इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी रायपुर है। कौन सी है? रायपुर। और यहाँ के सीएम है रमन सिंह। कौन है? रमन सिंह जो है यहाँ पे सीएम है छत्तीसगढ़ से। अब छत्तीसगढ़ राज्य जो है इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलती है सिहावा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी देखने को मिलती है? सिहावा की जो पहाड़ियां हैं ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी, जहां से महानदी जो है वो निकलती है। कहां से निकलती है महानदी? तो सिहावा की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ से निकल करके आती है महानदी। ठीक है, इसके बाद में बात करें आगे, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला है आपका खतरनाक पॉइंट, जिसे आज एक ही वीडियो में यानी कि 10 से 12 मिनट में या 15 मिनट में आपको इनको पूरी तरीके से सल्टाना है। भाई साहब गियासुद्दीन तुगलक के बारे में आज सल्टा डालेंगे, है ना। देखना मैं कलर बढ़िया शानदार सा कलर ले लेता हूँ, आप कहे तो मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ आज, है ना। थोड़ा सा ब्लू कलर ले लेते हैं। तुगलक वंश के बारे में डिटेल से बात करनी है, जो कि 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक जो है भारत में चला था तुगलक वंश। और इसी तुगलक वंश की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में पूरी की पूरी जो दिल्ली सल्तनत है इसमें सर्वाधिक जो शासन आपसे पूछ लिया जाए, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला
शासन करने वाला जो वंश था वो वंश ही कौन सा रहा है? तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन हुआ है? ये हो गया हमारा कौन सा? तुगलक वंश। ठीक है, अच्छे से जान लें आप इसे। इसके बाद में हम बात कर लें कि तुगलक जो वंश है, इस वंश को बसाया किसने? संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 तक इसने शासन किया और इसका वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक। गाजी मलिक इसका वास्तविक नाम था। और जैसे ही राजा बना तो उसके बाद में 1323 ईस्वी के अंदर 1323 ईस्वी में इसका बेटा हुआ करता था जिसका नाम था जोना खान। इसके बेटे का नाम था जोना खान। इसी ने अपने बेटे जोना खान को तेलंगाना अभियान पर भेज दिया। भाई साहब, तेलंगाना के जो आप वारंगल के बारे में हमने बात की थी कि तेलंगाना को जो है वारंगल को जीतकर कभी मलिक काफूर नाम के हिजड़े के द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। उसी तेलंगाना के ऊपर अगर हम बात कर लें तो दोबारा से आक्रमण किया, क्योंकि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी मरता है तो वही वारंगल अपने आप को, वारंगल के जो स्थानीय राजा हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें दोबारा से अपने अधीन करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने जो है अपने बेटे जोना खान को भेज दिया। जोना खान भाई साहब वहाँ पे गया और घमासान हुआ, और उसी घमासान के अंदर जो है रामचंद्र देव प्रताप रुद्र देव यहाँ पे हारा इससे, और हारने के बाद में उसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और जैसे ही तेलंगाना को, वारंगल को जो है इसने मिलाया दिल्ली सल्तनत में, तो इसने वारंगल के नाम से नहीं सुल्तानपुर के नाम से इसे मिला लिया। और मिलाने के बाद में जैसे ही आया तो इसे गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा उलूग खान की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई? उलूग खान की उपाधि से इसे नवाज दिया गया। ठीक है, उसके बाद में बात कर लें कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, इस गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भारत में सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर किसने बनवाई थी? सिंचाई के लिए नहरें बनवाने वाला जो शासक था सबसे पहला शासक भी कौन सा हुआ है? फर्स्ट रूलर। तो वो भी कौन सा हुआ? सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक हुआ है। इसके शासनकाल में इसके समकालीन एक प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, हाँ भाई वही औलिया है ये जो कि अमीर खुसरो का गुरु हुआ करता था। इसी हजरत निजामुद्दीन औलिया को गियासुद्दीन तुगलक ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम था महबूब ए इलाही, यानी अल्लाह का महबूब है। तो वो कौन है? हजरत निजामुद्दीन औलिया है। इसी के बाद में हजरत निजामुद्दीन औलिया और ये जो गयासुद्दीन तुगलक है भाई साहब, दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, यानी कि दोनों एक दूसरे के हमेशा विरोध में ही खड़े रहते थे। यानी कि आप जिसे गांव में कहते हैं ना कि दोनों की टके टके ही नहीं बनती है, यानी कि ये देखकर इसको पसंद नहीं करता और ये इसे पसंद नहीं करता। लेकिन भाई साहब दोनों में कोई सा भी किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि ये दिल्ली का राजा था और ये दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि दिल्ली की जनता के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला आदमी था। इसीलिए जब भी मौका इनको मिलता तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया करते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते थे। इसीलिए अभी इसे जलता क्यों था भाई साहब गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से? क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मुबारक शाह खिलजी राजा बना था, उसके बाद में जब खुसरो शाह राजा बना था, तो उसी खुसरो शाह ने शाह के द्वारा इसे 5 लाख सिक्के, जिसे टंके कहते हैं आप, चांदी के सिक्के उधार लिए गए थे निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। उन्हीं चांदी के सिक्कों को उसके मरने के बाद में मांग लिया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। वही 5 लाख टंके जो है वापस लौटाने से मना कर दिया था निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को, क्योंकि भाई साहब मैंने तेरे से लिए ही नहीं है तो मैं तेरे को कहाँ से घंटा दूं? तेरे को बिल्कुल भी नहीं देने वाला तेरे को, क्योंकि मैंने तेरे से मांगे ही नहीं है भाई साहब, तेरे से उधार ही नहीं लिए तो तेरे को कहाँ से दूं? जो आदमी से जिससे लिए थे वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं क्यों दूं उसे? इसीलिए पीछे से 1325 ईस्वी की बात कर ले तो 1325 ईस्वी के अंदर बंगाल में इस गयासुद्दीन तुगलक का एक इख्तेदार हुआ करता था जिसका नाम था बुगारा खान। उसी बुगारा खान ने जो है बंगाल में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। उसी विद्रोह को शांत करने के लिए ये कहाँ पे गया हुआ था? बंगाल गया हुआ था। लेकिन भाई साहब पीछे से दिल्ली की जनता के अंदर अफवाह फैला दी हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कि भाई साहब अब कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। कौन?
आपका राजा, इसीलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप जोना खान को अपना राजा मान लें। और ये बात जब पता लगी बंगाल के अंदर हजरत गयासुद्दीन तुगलक को, तो गयासुद्दीन तुगलक के पांवों तले से जमीन खिसक चुकी थी भाई साहब कि ये क्या बात हो रही है दिल्ली में। इसीलिए एक संदेश वाहक को गयासुद्दीन तुगलक ने भेजा यहाँ पे दिल्ली में, और हजरत निजामुद्दीन औलिया के जाकर कहा उस संदेश वाहक ने कि या तो आप सुल्तान का आदेश है कि या तो उसके आने से पहले पहले आप दिल्ली छोड़ जाए, अन्यथा वो आते ही आपको मार डालेंगे, आई किल यू, मार देंगे। इसीलिए भाई साहब हंसते हुए खिलखिलाहट हंसी के साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया ने और उस संदेश वाहक को कहा कि जाइए और जाकर आपके सुल्तान से कह दीजिए ये हनूज दिल्ली दूरस्थ, प्रसिद्ध कथन आपने सुना होगा ना, हनूज दिल्ली दूरस्थ। अब इसका मतलब क्या होगा, दिल्ली अभी दूर है। आपने सुना होगा दिल्ली अभी दूर है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया, हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। और किसके लिए कहा गया, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया। इसके बाद में बात कर ले, इसीलिए जल्दी से जल्दी अपने विद्रोह को शांत करके और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की तरफ आने की कोशिश करता है, दिल्ली की तरफ बढ़ता है। और क्योंकि इसी के द्वारा दिल्ली से बाहर एक शहर बसवाया गया था जिसका नाम था तुगलकाबाद, और इसी तुगलकाबाद में इसके बेटे जोना खान ने बनवा दिया एक लकड़ी का महल। क्या बनवा दिया भाई साहब, लकड़ी का महल बनवा दिया। क्यों, किसकी याद में या किसके स्वागत में बनवाया गया, गयासुद्दीन तुगलक के, क्योंकि इसका पिता आ रहा था भाई साहब। इसीलिए पिता की ही बात करें सम्मान में या इसके स्वागत के लिए एक महल बनाया गया। और इसी महल में जैसे ही तुगलकाबाद शहर में पहुंचा गयासुद्दीन तुगलक, तो इस लकड़ी के महल में इसे प्रवेश दिया गया और कहा गया कि सुल्तान की शान में आन में हमने एक लकड़ी का भव्य महल बनाया है, और जाकर देखिए इसका नज़ारा आपको कैसा लगता है। भाई साहब गयासुद्दीन तुगलक महल में गया और ऐसा कहते हैं कि ढोल नगाड़े बज रहे थे, बेहतर बेहतर हूरें वहां पे डांस कर रही थी। इसीलिए उन्हीं ढोल नगाड़ों की आवाज़ में हाथी नाच रहे थे, तो एक हाथी बिदक जाता है, और उसी हाथी के बिदकने से उस हाथी ने लकड़ी के महल को टक्कर मारी, और मारते ही वो लकड़ी का महल ढह गया। और भाई साहब ढहने के बाद ही सल्ट गया कौन, गयासुद्दीन तुगलक मारा गया। और वहीं पर तुगलकाबाद में ही इसका क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। और जैसे ही मरा तो भाई साहब इसका बेटा जोना खान सिंहासन पर बैठा, लेकिन जोना खान के नाम से नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लें तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही वास्तविक नाम था जोना खान, जो 1325 से 1351 ईस्वी तक क्या करेगा भाई साहब, शासन करेगा। इसी की बात कर ले तो इसे ही दिल्ली सल्तनत में कहा जाता है पागल सुल्तान। क्या कहते हैं, पागल सुल्तान इसे कहते हैं भाई साहब। ऐसा नहीं कि ये पागल था, लेकिन इसे कहा जाता है। जब इतिहासकार जो है इसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो इतिहासकार वी.एस. स्मिथ यानी एंसेंट ऑर्थर स्मिथ के द्वारा जो है जब इसे पढ़ा गया, विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा इसके बारे में अध्ययन किया गया, तो 5 डिसीजनों को पढ़ने के बाद में और उसी ने यही निर्णय दिया कि भाई साहब इस आदमी में, इस शासक में थोड़े से पागलपन के अंश थे, इसीलिए इसे पागल सुल्तान कहा गया। क्योंकि इसने अपने शासनकाल में अपनी जनता में सबसे ज़्यादा, दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान पूछ ले आपसे, तो पढ़ा लिखा सुल्तान ही कौन था, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। भाई साहब अब आप जानते होंगे कि पढ़ा लिखा तो भाई साहब मूर्ख कैसे हो सकता है, पागल कैसे हो सकता है, लेकिन ये खुद पढ़ा लिखा था, इसकी जनता में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। इसीलिए जब जनता के फेवर में काम करने की सोचता तो जनता उसे नेगेटिव वे में ले जाती और वही काम फेल हो जाता। इसीलिए भाई साहब इसे पागल सुल्तान कहते हैं। इसी के द्वारा हम बात कर लें, इसी के ही शासनकाल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति भारत में आया था, जो कि 1333 ईस्वी में भारत आया था, जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता। और ये कहाँ से आया था भाई साहब, मोरक्को से। कहाँ से आया था, मोरक्को से भारत आया था इब्न बतूता 1333 ईस्वी में। और इसी इब्न बतूता ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम है रहेला। तो रहेला, और रहेला का दूसरा नाम मिलता है आपको सफरनामा। रहेला या सफरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है,
तो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है, जो कि मोरक्को से अफ्रीका से एक यात्री आया था और यही इसके दरबार में 8 साल तक, कितने साल तक, 8 ईयर तक क्या बनकर रहा था, काजी बनकर रहा था। काजी आप जानते होंगे ना कि इस्लाम धर्म में जो आदमी निकाह पढ़ाता है, जो ब्याह करवाता है भाई साहब, उसी आदमी का नाम क्या होता है, काजी। जैसे हिंदू धर्म में पंडित ब्याह करवाते हैं, वैसे इस्लाम में काजी करवाते हैं, यानी कि इस्लाम धर्म का धर्मगुरु जो होता है वो काजी बनकर रहा था 8 साल तक ये। इसके बाद में बात कर ले, इसी के ही शासनकाल की बात कर रहा हूं मैं, इसी के ही शासनकाल में 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में, कहाँ पे, दक्षिण भारत में 2 आदमी हुआ करते थे, 2 भाई हुआ करते थे, जिसका मैं अंदर एक का नाम था हरिहर व एक का नाम था बुक्का। हरिहर व बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की क्या रखी गई, स्थापना की गई, जो 1336 में हरिहर व बुक्का दोनों भाइयों ने की थी, जो कि संगम के बेटे हुआ करते थे, यानी इनके पापा का नाम क्या था, संगम था। और इसीलिए विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला वंश भी क्या रखा गया, नाम संगम वंश रखा गया। और इसी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी, हम्पी। और इसी हम्पी के अवशेष हमें कर्नाटक के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। कौन सी नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात कर ले कि इसी के ही शासनकाल के अंदर इसने लिए अपने कुछ 5 गलत डिसीजन, जिसके द्वारा इसे पागल सुल्तान कहते हैं। इसने अपनी राजधानी देवगिरी से, सॉरी, देवगिरी जो है स्थानांतरित की। दिल्ली से कहां पर ले गया, देवगिरी ये अपनी राजधानी को लेकर गया। और इसी कारण से ये दिल्ली से जनता को उठाकर कहा कि अब रात के 12 बजे ये घोषणा कर दी कि अपने बोरिया बिस्तर यहाँ से समेटिए और दिल्ली से चलिए। भाई साहब लेकर चला गया दिल्ली से, लेकिन जैसे ही दिल्ली से लेकर गया, इधर दिल्ली की तरफ उत्तर भारत से मंगोलों के आक्रमण शुरू हो गए। उत्तर भारत की तरफ मंगोलों के आक्रमण के कारण इसे अपनी राजधानी वापस देवगिरी दौलताबाद से वापस 2 साल के बाद में लेकर आना पड़ा। इसीलिए इसने उद्घोष किया कि अब आप अपने सारे के सारे बोरे बिस्तर यहाँ से समेटकर दिल्ली के लिए चलिए। इसीलिए जनता ने कहा कि भाई साहब ये पागल आदमी है, ये क्या करने की सोच रहा है, इसीलिए चलिए इसे छोड़िए, ये तो पागल आदमी है, सन की आदमी है, पता नहीं क्या करेगा ये। इसीलिए पहला डिसीजन इसका गलत फेल हुआ, यानी कि गलत साबित हुआ। दूसरा, खुरासान अभियान की विफलता। खुरासान अभियान की विफलता, आप जानते होंगे खुरासान नामक जगह अफगानिस्तान में है और यहीं पर अस्थिरता चल रही थी, यानी कि कोई भी आदमी यहाँ पे शासन नहीं कर रहा था। तो यह आदमी चाहता था कि क्यों ना मैं जाकर खुरासान पर ही अधिकार कर लूं, और इसीलिए इसने सेना को कहा कि चलिए और हमें खुरासान अभियान को कंप्लीट करके आना है, उसके ऊपर जीत हासिल करके वहाँ पे भी स्टेबिलिटी जो है स्थापित करनी है। इसीलिए सेना ने वहां जाने से मना कर दिया। इसलिए इसने पूरी की पूरी सेना में 1 साल का वेतन एडवांस में दे दिया। अब यहां से प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन से राजा थे जिसके शासनकाल में सबसे बड़ी वेतन प्राप्त सेना थी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखो कितनी बड़ी सेना, और पूरी की पूरी सेना में 1 साल का वेतन एडवांस में दे दिया, तो सबसे बड़ी वेतन प्राप्त सेना हो गई। खुरासान अभियान के लिए एकत्रित की थी। भाई साहब अब इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, अब क्या करे, इसीलिए भाई साहब इसने काम कर दिया क्या, तीसरा अभियान कर दिया अपना। और तीसरा अभियान था इसका 2 आब क्षेत्र में कर्मे वर्दी। 2 आब में कर में वृद्धि, यानी कि जो टैक्स था उस टैक्स में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। अब टैक्स में वृद्धि कर दी तो आप अच्छे से जानते हैं, जब कर में ही वृद्धि कर दी गई तो जनता जिस साल हर बार जितनी पैदावार 2 आब क्षेत्र में हो जाया करती थी, अब की बार बारिश नहीं होने के कारण सूखा गिरा, और सूखे के कारण जितनी पैदा होती थी उतनी भी पैदावार नहीं हो पाई। इसलिए किसान दोगुना टैक्स देने के अंदर जो है असमर्थ हुए, और इसी कारण इसका ये अभियान भी क्या होता है, फेल होता है। इसीलिए इसने सिंचाई के लिए एक विभाग बनाया, जिसे आप सिंचाई विभाग के नाम से जानते हैं, दीवान ए कोही। दीवान ए कोही विभाग बनाया। गाइज एक बार क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में
यार कम से कम एक कमेंट तो अच्छा सा ठोक दो भाई साहब, और लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा दो। वीडियो पूरा देखो आप, मैं कह रहा हूँ ना, एक प्रश्न, सिंगल ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपके एसएससी जीडी में आप नहीं कर सकेंगे। ऐसा वही बच्चा होगा जो इस सीरीज को अटेंड कर रहा है, जो पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करने की अपने अंदर क्षमता रखेगा भाई साहब। मैं गारंटी से विश्वास दिला सकता हूं कि पूरे के पूरे प्रश्न आपके अटेम्प्ट एकदम सही करवाने की मेरी जिम्मेदारी है आपके लिए, क्योंकि आप अपने हैं, आप अपनों के लिए ही ऐसा किया जाता है। तो शिद्दत से पूरी क्लास को देखना, और शिद्दत से किसी भी भाई या बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले सिलेक्शन के लिए। और उसके बाद में जो चौथा जो डिसीजन लिया गया सांकेतिक मुद्रा का। अब सांकेतिक मुद्रा क्या थी आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में एक तो टका मुद्रा चलती थी, एक जीतल चला करती थी। अब इसने टका मुद्रा को बंद कर दिया, क्योंकि टका के इसके राजकोष में जो टका मुद्रा थी वो समाप्त हो चुकी थी, बहुत कम हो चुकी थी। इसीलिए जैसे ही इसने टका मुद्रा को समाप्त किया तो जीतल की वैल्यू जो है टका के बराबर कर देंगे इसने कहा, और जीतल के स्थान पर एक नई मुद्रा चलाई जाएगी जो कि कांसे की बनी होगी। इसीलिए सभी लोगों ने सोचा कि क्यों ना यार, हमारे तो घरों के बर्तन ही कांसे के बने हैं, हम तो कांसे के सिक्के इन बर्तनों को ही तोड़ तोड़ कर बना लेते हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान हुआ है जिसके शासनकाल में प्रत्येक घर एक टकसाल हुआ करता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रत्येक घर एक टकसाल हुआ करता था। टकसाल वो जगह होती है जहाँ पे सिक्के बनते हैं, सिक्के छापे जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसीलिए आपसे एक प्रश्न, जैसे ही इसने नोटबंदी की है, विमुद्रीकरण किया है, वैसे ही 2016 में 8 से 9 नवंबर में 2016 में नोटबंदी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और उसी नोटबंदी के आधार पर जब यहाँ पे कांग्रेस का एक सांसद था जिसका नाम था मनीष तिवारी, उसने बड़ी सी हेडलाइन में अखबार में एक कटिंग आई थी उसकी, जिसके अंदर ये कहा था कि ये नरेंद्र मोदी पागल सुल्तान है, पागल आदमी है, क्या करने वाला है, ये इसका एक तुगलकी फरमान है। क्योंकि तुगलक वंश के ही राजा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये संदेश दिया गया था, नोटबंदी की गई थी कभी, जो कि पागल सुल्तान था। इसीलिए भाई साहब इसे तुगलकी फरमान बताया था मनीष तिवारी ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और पांचवा फेलियर डिसीजन, इसने सोचा क्यों ना हम सारी की सारी सेना को एडवांस में वेतन दे रखे हैं तो इसे काम करवाया जाए, इसीलिए इसे भेज लिया गया कराचिल मिशन की अभियान। कराचिल नाम का जो एक अभियान है, कराचिल अभियान या कराचिल अभियान की विफलता। अब कराचिल नामक अभियान जो है ये हमारे उत्तराखंड में है, कराचिल नामक जगह जो कि कुमाऊं वाला क्षेत्र आता है। इसी कराचिल अभियान पर अपनी सेना को भेज देता है और कहता है कि जाइए आप कराचिल पर आक्रमण कीजिए और अधिकार कीजिए, उसके बाद में हमें आसानी होगी चीन पर अधिकार करने के लिए। भाई साहब बड़ी खास सोच थी इस आदमी की कि चीन के ऊपर हम कब्जा कर लें। मी आंखों वाले सोचिए, अगर ये इसका कारनामा पूरा हो जाता तो मी आंखों वाले किसके गुलाम होते, अपने ही तो गुलाम होते इंडिया के। ये ध्यान रखो आप अच्छे से, बड़ा आदमी खतरनाक था भाई साहब ये, है ना, तो ये ध्यान रखना आप अच्छे से। इसके बाद में बात कर लें कि इसका ये अभियान जब सेना गई तो आधी से ज़्यादा सेना ठंड के कारण, क्योंकि कुमाऊं वाले क्षेत्र में भाई साहब बर्फबारी होती है, इसीलिए ठंड के कारण आधी से ज़्यादा सेना तो ठंड में ही मारी गई। इसीलिए इसका ये अभियान भी क्या होता है, फेल होता है। और 1351 ईस्वी की बात कर लूँ तो 1351 में सिंध के अंदर एक जगह है ठट्टा, उसी ठट्टा में अभियान के दौरान जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी ने अपना उत्तराधिकारी अपने चाचा के, अपने चचेरे भाई जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, इसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। और इसके मरने के बाद में फिरोज शाह तुगलक ही क्या बन गया, अगला राजा बन गया। और इसी फिरोज शाह तुगलक की बात कर लें तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसी ने 6 मुख्य शहर बसाए थे, जिनमें एक का नाम था हिसार। हिसार शहर हरियाणा का, जो कि हिसार ए फिरोजा के नाम से बसाया गया। एक शहर जिसे आप जानते हैं हरियाणा में ही, फतेहाबाद। हरियाणा के अंदर अपने बेटे फतेह खान के नाम पर इसको बसाया गया। और एक आप जानते हैं कि एक शहर है फिरोजपुर, जो कि पंजाब में है। एक शहर और है जिसका नाम आप अच्छे से जानते होंगे कि फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला शहर जो कि
इसी के द्वारा बसाया गया था और दिल्ली के अंदर है। और एक और आप अच्छे से जानते होंगे, फिरोजाबाद। और यह फिरोजाबाद नामक शहर है ही कहाँ पर, यूपी के अंदर है, जिसे वर्तमान में काच नगरी के नाम से जानते हैं। काच नगरी के नाम से जानते हैं। तो ये काच नगरी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांच के यहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे फिरोजाबाद को काच नगरी कहते हैं। कांच की चूड़ियाँ बेसिकली ज़्यादा बनाई जाती है, इसलिए इसे काच नगरी के नाम से जानते हैं। और एक छठा शहर जिसे आप जौनपुर के नाम से जानते हैं, ये जौनपुर शहर भी इसी के द्वारा बसाया गया था। और इसी जौनपुर को ही बोला जाता है पूर्व का सिराज। क्या कहते हैं, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मुस्लिम शिक्षा ईरान में एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था सिराज, वहां पर दी जाती थी। और ईरान भारत के पश्चिम में है और ईरान के पूर्व में भारत है, इसीलिए भारत में सबसे अच्छी शिक्षा मुस्लिम शिक्षा जौनपुर में मिलती थी। इसी कारण इसे कहा गया पूर्व का सिराज नाम दिया गया। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला राजा भी कौन हुआ है, फिरोज शाह तुगलक हुआ है। और इसी के द्वारा जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा, इसको नष्ट करवाया गया। और ज्वाला माता के मंदिर, ज्वाला माता का मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है, इसको भी नष्ट करवाया गया। ये उड़ीसा में है ना, हिमाचल के अंदर कांगड़ा में जो ज्वाला माता का मंदिर है, इसको भी नष्ट करवाया गया। यहाँ से भी लूटपाट की गई। और साथ ही साथ आप जान लें कि यहाँ पे ही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1369 ईस्वी के अंदर जो है कुतुब मीनार का क्या करवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया, यानी कि इसकी मरम्मत करवाई गई। किसके द्वारा, 1369 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, क्योंकि इसकी 5वीं मंजिल थी जो कि बिजली गिरने के कारण, आसमानी बिजली के कारण ध्वस्त हो गई थी। और उसी मंजिल का दोबारा से पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। और फिरोज शाह तुगलक जो है, इसी ने भ्रष्टाचार विभाग को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दीवान ए मुस्तखराज विभाग बनाया था। और इसी के द्वारा एक सिस्टम और एक चिकित्सालय भी खोला गया था। और उसी चिकित्सालय का नाम हुआ करता था दार उल ए शिफा। दार उल ए शिफा के नाम से एक चिकित्सालय, फ्री चिकित्सालय, निशुल्क चिकित्सालय की शुरुआत किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है। और मरने के बाद में 1388 से लेकर के और 1394 ईस्वी तक 5 अयोग्य राजाओं ने तुगलक वंश में शासन किया। और उसी के बाद में फाइनली अंतिम, इस वंश का अंतिम राजा जिसकी बात कर ले, नसीरुद्दीन महमूद जो कि बना। और इसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी के अंदर जो है तैमूर लंग ने जो है क्या कर दिया, तैमूर खान का क्या होता है, आक्रमण होता है। तैमूर खान को ही बोला जाता है तैमूर लंग भी कहते हैं, क्योंकि ये एक पैर से लंगड़ा था, इसीलिए इसे तैमूर लंग कहा जाता है। और इसी के आक्रमण के कारण यह आदमी थोड़ा सा चर्चा में रहता है कि नसीरुद्दीन महमूद या किसके शासनकाल में भारत में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, तो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में। और इसी के अंदर खिजर खान जो है, जो कि इसी नसीरुद्दीन महमूद का ही एक मंत्री हुआ करता था, वो तैमूर की मदद करता है। और इसी अभियान में तैमूर खान जो है पूरे के पूरे इंडिया पर लगभग अधिकार कर लेता है, छोड़ करके दिल्ली का पालम तक का क्षेत्र ही अपने पास नसीरुद्दीन महमूद बचा पाया था। और अंतिम समय में ना तो यहाँ पे तैमूर रुका, और तैमूर अपने बेटे को पूरा साम्राज्य सौंप कर गया था, लेकिन वो बेटा भी, क्योंकि बाप ही नहीं रुका तो बेटा कहाँ पे रुकेगा, इसलिए दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और पूरा का पूरा साम्राज्य का केयरटेकर बन जाता है खिजर खान। और इसी खिजर खान ने एक नया वंश बसाया जिसे बेसिकली आप जानते हैं सैयद वंश के नाम से।
तो कल हम बात करेंगे गाइज सैयद वंश के बारे में डिटेल से। जिससे पहले आपको एक बड़ी ही खुशखबरी वाली लाइन आपको दिखा दी जाती है। आप सभी का प्यार यहाँ पे आपका ही प्यार है, जिसके कारण हम यहाँ पे रोजाना उपलब्ध होते हैं। आपके विचारों को मैं सुनता हूँ, आप मेरे विचारों को सुनते हैं और अपनी सिलेक्शन के लिए तैयारी को मजबूत बनाते रहते हैं। तो देखिए, आप सभी के प्यार के कारण जो है हमारे 10,000 प्लस जो है व्यूज इस चैनल के ऊपर हो चुके हैं। क्योंकि एक छोटे से टाइम पीरियड में आपने जो जितना प्यार हमें दिया, उतना ही प्यार आप हमारे ऊपर बनाए रखिए, ऐसे ही बनाए रखिए। ये 10,000 प्लस जो व्यूज आपने हमें दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहेंगे और भी विद्यार्थियों को जोड़ेंगे और बेहतरीन तरीके से हम आपकी तैयारी के लिए प्रयत्न करेंगे। इतने ज़्यादा आपके लिए हमको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे बेहतरीन बेहतरीन खतरनाक प्रश्न जिनसे आप अभी अनभिज्ञ थे, यानी कि जिनकी जानकारी आपके पास अभी तक नहीं थी, वो सारे आपके पेपर से पहले पहले मैं आपको पूरे करवा दूंगा। ये वादा है मेरा आपके लिए। तो आज की सीरीज में हम यहीं तक बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसीलिए अगर किसी भी भाई या बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से जल्दी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप क्लास को अटेंड कर लें। इसीलिए आप ज़्यादा बातें न कहते हुए, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए यहीं पे आज के सेशन में हम जो है समापन करते हैं और मिलते हैं कल एक नए और जोश और नई उमंग के साथ एक नए लेक्चर में, नए वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ रिवीजन सीरीज हमारी जब तक एग्जाम होगा जब तक चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।